तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर लाइट और आज हम करने वाले इसका लेक्चर नंबर 4। और इस पर्टिकुलर लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स मिरर। हम अपने लास्ट लेक्चर तक डिस्कस कर चुके थे कि कनकेव मिरर का रे डायग्राम कैसे होता है। उस पूरे रे डायग्राम को एनालाइज कर चुके थे अच्छे से। आप लोग एक चीज मेरी नोट कर लो, अगर आप लोग रे डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस करा तो मेरी इमेज कहां बनेगी, और वो एनलार्ज्ड होगी या डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी या इन्वर्टेड होगी। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग बहुत इजीली कर जाओगे। ये कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, बस देरी किस बात की है कि आपको रे डायग्राम आना चाहिए, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक हम डिस्कस कर चुके थे कि हमारा रे डायग्राम कनकेव मिरर का कैसा होता है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम किस प्रकार का होता है। कन्वेक्स मिरर में ज्यादा केसेस नहीं होते, ज्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कनकेव मिरर की तरह दर्दनाक नहीं होता। तो देखो कैसा होता है ये। मान लो मेरा ये एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो होगा क्या कि एक चीज आप लोग याद रखना कि जो मेरा कन्वेक्स मिरर है, जो मेरा कन्वेक्स मिरर है, इस पर्टिकुलर मिरर के केस में हम कभी भी ऑब्जेक्ट को अपने इस तरफ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हम अपने ऑब्जेक्ट को इस तरफ? यार रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये पूरे सरफेस को ब्लैक पेंट कर रखा है। ठीक है, इसलिए रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखता हूं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहां रख सकता हूं अपने ऑब्जेक्ट को? अपने ऑब्जेक्ट को मैं मिरर के इस तरफ रखूंगा, क्योंकि यही मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट कर लेना। तो यहां पे इस केस में ज्यादा मतलब कन्वेक्स मिरर के केस में ज्यादा इमेज फॉर्मेशन के केसेस क्यों नहीं बन पाते, उसका मेन रीजन यही होता है कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को इस तरफ नहीं रख सकता। ठीक है, मैं अपने ऑब्जेक्ट को इस तरफ नहीं रख सकता। मान लो अगर कन्वेक्स मिरर में भी एक बार को मैं अपने ऑब्जेक्ट इस तरफ रखने लग जाता, ठीक है, एक बार को गलती से पॉसिबल हो जाता इस तरफ रखना अपने ऑब्जेक्ट को, तो इसमें भी बहुत सारे केसेस होते हैं। किस प्रकार के केसेस होते हैं भाई? पहले बनता इंफिनिटी का, फिर बनता सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, फिर बनता सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर बनता सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर एक केस बनता फोकस का, फिर एक केस बनता पोल और फोकस के बीच में। इतने सारे केसेस बनते मेरे ऑब्जेक्ट को रखने के इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कन्वेक्स मिरर की, तो इसके कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन के सिर्फ दो केसेस होते हैं। एक बार जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ इंफिनिटी पे रखता हूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मैंने अपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है। ठीक है, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है, तो इस केस में भी क्या होगा कि सारी जो रेज होंगी ऑब्जेक्ट से पैरेलल आती हुई दिखाई पड़ेंगी। सारी रेज जो है पैरेलल आती हुई दिखाई देंगी। क्यों पैरेलल होती हुई दिखाई देंगी? मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात करा था कनकेव मिरर के केस में कि जब भी कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जितने भी लाइट रेज आ रही होती हैं, ठीक है, वो सारी पैरेलल होती हैं किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। वो सारी रेज पैरेलल होती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अब आप लोग एक बात सोच रहे होंगे यहाँ कि भैया ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कैसे आती हैं? तो मैं कहूंगा यार कि ये एक चीज होती है, मतलब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को देख कैसे पाते हैं। मान लो मैं इस मार्कर को देख रहा हूं, मैं इस मार्कर को कैसे देख रहा हूं? जब लाइट आती है और इस मार्कर पे आके पड़ती है लाइट, और वो रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों पे पड़ती है। लाइट आके इस मार्कर पे टकराती है और टकराने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में घुसती है, तब मैं इस पर्टिकुलर मार्कर को देख पाता हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे ऑब्जेक्ट से भी लाइट रेज निकल सकती हैं? ठीक है, मेरे ऑब्जेक्ट से भी लाइट रेज निकल सकती हैं, तभी मैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं। ठीक है, तो ये वही सारी लाइट रेज है। अच्छा चलो अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखता हूं तो सारी लाइट रेज पैरेलल होती है,
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब ये पैरेलल होती हैं तो ये कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये फोकस से आ रही हैं। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि ये फोकस से पास हो रही हो। ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कर लेना। हमें अपीयर होता है कि हमारी रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो फोकस से आ रही होंगी, हमें ऐसा अपीयर होता है, जस्ट ऐसा रियलिटी में नहीं हो रहा होता। ऐसा रियलिटी में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो मेरी लाइट रेज हैं यार वो इस तरफ कैसे आएंगी, लाइट रेज इस तरफ कैसे आएंगी, इस तरफ तो पूरा पॉलिश सरफेस है ना, इस कारण मेरी लाइट रेज इस तरफ नहीं आ सकती। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे अपीयर होता है कि सारी की सारी लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है अपीयर होती कि वो फोकस से ही आ रही हो। क्या मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं फ्रॉम फोकस? डाइवर्ज हो रही है नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है फ्रॉम फोकस। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है? अब दूसरा पॉइंट ये होने वाला है कि अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को काफी पास रख दूं मिरर के, वो मैं कहीं भी रख सकता हूं। मान लो मैंने अपने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां कहीं भी रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी रख दो आप, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ना होगा, मिरर के पीछे वाली सरफेस पे थोड़ी ना होगा फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर के, कन्वेक्स मिरर के केस में इस तरफ ही होता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, और इस तरफ मैं ऑब्जेक्ट ही नहीं रख सकता, तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहां रखूंगा। और जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहां रखूंगा तो उसके दो केसेस होते हैं। पहला केस जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दूं, और दूसरा केस जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाके मिरर के थोड़े पास में रख दूं। अब वो मिरर के कितना पास है उसे मैं यहां भी रख सकता हूं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी रख सकता हूं, बस वो मिरर के पास होना चाहिए। ठीक है, किस मिरर के पास? कन्वेक्स मिरर के पास। ठीक है, तो ये मेरा एक कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, या अब तो याद ही हो गया होगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं। ठीक है, यहां रखता हूं। अच्छा, अब मैं इसमें दोबारा वो दो लॉस का इस्तेमाल करने वाला हूं जो मैंने लास्ट लेक्चर में करे थे। पहला लॉ क्या है कि जब मैं अपने लाइट रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करूंगा तो वो लाइट रे कुछ इस प्रकार रिफ्लेक्ट होगी कि हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से ही आ रही है। हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से ही आ रही है, असल में नहीं आ रही होती, हमें लगता है बस ऐसे। ठीक है, और अब दूसरी चीज क्या कि अगर लाइट रे पोल पे लगती है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके कुछ ऐसे वापस आ जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे आ जाती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर, तो एंगल आई इज इक्वल्स टू में एंगल आर, ये होता है। ठीक है, ऐसा हर केस में होता है, ये चीज आप लोग याद रखना। इस पर्टिकुलर केस में भी होता है। कैसे होता है? अगर मैं नॉर्मल बना दूं इस पॉइंट पे, देखो ये मैंने बनाया नॉर्मल। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने नॉर्मल बनाया क्योंकि किसी भी स्फेरिकल मिरर में जो इसका नॉर्मल है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। बना दिया नॉर्मल। अब ये मेरी क्या होगी? इंसिडेंट रे, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, तो यहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, यहां भी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, हर जगह फॉलो होता है। ठीक है, पर नॉर्मल हमें बनाना पड़ेगा पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ही तो बना सकता हूं ना। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये तो नॉर्मल की बात मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी, मैं आपको पहले भी बता चुका था। अब मान लो आपको लग रहा होगा कि जो ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये सारी डाइवर्ज हो रही है, देखो ऐसे दूर जा रही है ना ये। लेकिन अगर मैं इनको बैक ट्रैक करता हूं, देखो करता हूं बैक ट्रैक, ये मैंने करा बैक ट्रैक, तो ये फोकस से पास हो रही होगी, इसको भी करा बैक ट्रैक, तो आप लोग देखोगे बैक ट्रैक करने के बाद ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं और इस पॉइंट पे एक इमेज बनती है। अगर ये ए बी है तो ये होगा ए डैश बी डैश। ठीक है, और क्योंकि ये पर्टिकुलर इमेज मिरर के पीछे बन रही है तो मैं इसको क्या कहूंगा? वर्चुअल इमेज कहूंगा। इसको मैं क्या कहूंगा? वर्चुअल इमेज कहूंगा। ठीक है, और ये इस इमेज का जो साइज होगा वो छोटा होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
ये चीज आप रे डायग्राम से भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो जब भी जो रेज होती हैं वो हमारी डाइवर्ज कर रही होती हैं तो उनको हम बैक ट्रैक कर देते हैं। बैक ट्रैक करने के बाद वो एक पॉइंट पे मिल जाती हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हम अपनी इमेज को बना देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, तो तब तक के लिए हम अपना लेक्चर यही खत्म करते हैं, बाकी बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।